बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का है। वही एंजाइम्स का जो है पार्ट हम पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, किस तरह होंगी, मतलब है कि इसकी खसूसियात क्या हैं, किस किस खासियत की बिना पर हम इसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड सिक्रेटेड बाय सेल। सबसे पहले खासियत इसकी जो है प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी हमारे पास एंजाइम्स होंगे वो प्रोटीन इन नेचर होंगे, और जो भी एंजाइम होंगे वो फंक्शन एज कैटलिस्ट। क्या करेंगे? फंक्शन एज अ कैटलिस्ट। जिस तरह के एंजाइम की डेफिनेशन से वाज़े बात सामने आती है कि मतलब है कि ये किस तरह काम करेंगे, एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे। और इसके अलावा जो है ये जो है हमारे लिए लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये लो करते हैं, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। और ये एक एंजाइम जो है वो होते हैं स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन, दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन। मतलब है कि एक हर एक चीज़ के लिए अपना अलग अलग एंजाइम होता है। मतलब है कि जिस तरह हम फूड को सॉल्व करते हैं, चीविंग, ग्राइंडिंग, और जिस तरह के हमने पढ़ा हुआ था कि इसमें जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। सेलेवा जो सेलेवरी ग्लैंड से निकलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से जो है, जिस तरह एड्रीनल ग्लैंड से जो एंजाइम्स निकलते हैं तो वो स्पेसिफिक होते हैं। और इसमें जो अहम बात है वो है दे आर स्पेसिफिक नॉट ओनली फॉर सबस्ट्रेट बट आल्सो फॉर द काइंड ऑफ रिएक्शन। ये स्पेसिफिक होते हैं नॉट फॉर सबस्ट्रेट फॉर बट अ काइंड ऑफ रिएक्शन। मतलब है कि जो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं उसके लिए ये एंजाइम वो है जो स्पेसिफिक होते हैं। और जो हम कहते हैं कि मतलब है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी में हमने पढ़ा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ नीडेड टू कैटलाइज रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी। स्मॉल अमाउंट नीडेड इस क्या होती है कि स्मॉल अमाउंट नीडेड होती है इसमें टू कैटलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। और सबसे अहम और जो मेन पॉइंट है जो आपको समझना है बहुत ही ज़रूरी है कि एंजाइम दो तरह के वर्क करते हैं, एक इनसाइड आवर बॉडी और दूसरा जो है आउटसाइड जो है सॉरी इनसाइड उसको क्या कहते हैं, इनसाइड सेल एंड आउटसाइड द सेल। जो इनसाइड द सेल एंजाइम रिएक्शन करते हैं, इनसाइड द सेल एंजाइम जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। और जो आउटसाइड द सेल परफॉर्म करते हैं, आउटसाइड द सेल जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एंजाइम, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बतानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि मतलब है कि इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों में डिफरेंस क्या है। इंट्रासेलुलर जो है, इंट्रासेलुलर सेल्स के दरमियान, सेल के अंदर जो परफॉर्म होती है उसको हम कहते हैं इंट्रा, और जो सेल के दरमियान होती है उनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर। मतलब है कि इंटरसेलुलर, और मतलब है कि इंटरसेलुलर को हम दूसरा नाम देते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। तो मतलब है कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होंगे, तो इंट्रासेलुलर एंजाइम हम किसको कहते हैं, जो इनसाइड द सेल होंगे, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम हम उसको कहते हैं जो आउटसाइड द सेल होंगे।
और जो मेन है तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनसाइड एंजाइम की जो है वो है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम ये जो है हम फिर डिटेल में बायोएनर्जेटिक्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है इस बायोलॉजी में है। और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर की जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल इसकी हो गई, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर की एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि जो सेल से बाहर है तो वो है पेप्सिन जो है मेन एग्ज़ाम्पल है इसकी जो हम कहते हैं, तो उसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है पेप्सिन की। और जो और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है जब कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं ना, तो ये एक एंजाइम के थ्रू नहीं होते, बल्कि ये मैनी एंजाइम्स वर्क टुगेदर इन कम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या? इन कम्प्लेक्स प्रोसेस, in complex process many enzymes work together are involved, हम कह सकते हैं many enzymes involved होते हैं। और जो है मतलब है कि एक एंजाइम अपना काम ख़त्म करते हैं, जिस तरह हम इंशाल्लाह 10th क्लास की जब हम क्लासेस लेंगे तो उसमें डीएनए रिप्लिकेशन में जिस तरह डीएनए गायरेज है, लाइगेज है, लाइपेज है, तो ये सारे एंजाइम जो हैं इसी तरह जो है एक अपना काम ख़त्म करके दूसरे को ये ट्रांसफ़र कर देते। तो मतलब है कि ये जो है अपनी हिस्से का काम करके ये दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो मेन बात इसमें आपको समझाने की है वो है कोफैक्टर्स। व्हाट आर कोफैक्टर्स? कोफैक्टर्स को समझने के लिए थोड़ी सी आपको इसमें जो है टेंशन की ज़रूरत है कि जो एंजाइम्स नॉन प्रोटीन मालिक्यूल होते हैं, जो एंजाइम नॉन प्रोटीन मालिक्यूल रिक्वायर करते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो उस किस्म के एंजाइम्स को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। और इसके अलावा जो है तो वो जो है वो कोफैक्टर्स का काम क्या होता है कि वो एज एन एक्टिवेटर काम करते हैं। ये कोफैक्टर्स क्या काम करते हैं? एज एन एक्टिवेटर काम करते हैं। किस तरह एक्टिवेटर? मतलब है कि जब हम नॉन प्रोटीन सम एंजाइम्स रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोफैक्टर्स फॉर दियर एक्शन, वो अपने एक्शन के लिए जो है वो क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स की टर्मिनोलॉजी अपना लेते हैं। द मेन टाइप ऑफ कोफैक्टर्स आर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स। ये जो है इसके मेन टाइप्स है कोफैक्टर के। कौन कौन से टाइप्स हैं तो इसको थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर लेता हूँ। कोफैक्टर्स के कौन कौन से टाइप हैं? टाइप नंबर 1 है प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकंड वन इसके आ जाते हैं हमारे साथ कोएंजाइम्स, और थर्ड वन हमारे साथ आ जाता है एक्टिवेटर्स। अच्छा, तो प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम और एक्टिवेटर्स, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं? प्रोस्थेटिक आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच मेक परमानेंट अटैचमेंट विद द एंजाइम। इसमें परमानेंट अटैचमेंट होगी। क्या? परमानेंट अटैचमेंट आएगी किसके साथ? विद एंजाइम के साथ इसकी परमानेंट अटैचमेंट आएगी। प्रोस्थेटिक इसको हम कहते हैं। कोएंजाइम्स जो हैं हमारे पास, कोएंजाइम्स वो होंगे द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू द एंजाइम।
ये क्या होंगे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे और नॉट परमानेंटली अटैच विद, नॉट परमानेंटली attached with enzyme। और जो इसमें है मोस्ट कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, दिस इज़ द मेन पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी बात जो है कि कोएंजाइम्स जो है मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली हमारे पास आ जाते हैं विटामिन्स, सही है। तो विटामिन्स भी एक्ट एज एन एंजाइम एंड हियर इट एक्ट एज अ को एंजाइम्स। एक्टिवेटर किसे कहते हैं? इट इज़ another टाइप ऑफ कोफैक्टर। क्या ये कोफैक्टर की another टाइप है, another टाइप ऑफ कोफैक्टर। किस तरह? तो ये हम अभी पढ़ते हैं कि किस तरह ये दीज आर मेटल आयंस। अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स के ये क्या चीज़ होंगे। दीज आर मेटल आयंस, सॉरी मेटल आयंस। किस तरह मेटल आयंस होंगे? जिस तरह के अब हम देखते हैं कि जिंक है, कॉपर है और आयरन है, तो ये टेम्प्रेरी अटैच्ड विद द एंजाइम, ये इसकी अटैचमेंट है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ हम एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, जिंक है, आयरन है और इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं क्या, आयरन और कॉपर। और इसकी अलावा मतलब है कि ये भी परमानेंटली अटैच नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं। ये जो है ये टेम्प्रेरी होते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझने की जो बात है, वो जो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं कि कोफैक्टर्स के जो है प्रोस्थेटिक हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है और एक्टिवेटर्स हैं। तो इसमें जो सबसे अहम ग्रुप है, अहम तीनों हैं लेकिन अहम ग्रुप जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, क्योंकि ये परमानेंटली अटैच होते हैं विद एंजाइम, सही है। कोएंजाइम वो एंजाइम, इसको हम इस तरह कहते हैं कि ये एज वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक कंपनी का नाम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है कि डिस्ट्रीब्यूटर एंड को, तो को मतलब है कि उसके साथ जो अटैच होते हैं अपने अपने मेंबर्स, तो उसको हम को कहते हैं। तो इसके साथ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं वो परमानेंटली इसके साथ अटैच नहीं होंगे, और मोस्टली जो नहीं होंगे अटैच वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, और मोस्टली वो क्या होंगे, विटामिन्स होंगे। और एक्टिवेटर जो है ये अनदर टाइप ऑफ कोफैक्टर है, और ये मेटल इन नेचर है, जिस तरह के जिंक है, आयरन है, कॉपर है, और ये टेम्प्रेरी अटैचमेंट होती है। तो इसके साथ ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसकी जो फिर है मैकेनिज़्म वगैरह हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।